प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं कोई टॉपिक आपके सामने नहीं लेकर के आया हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि पिछले मार्च 2021 से लेकर के 2020 से लेकर के और ये 2021 आज आपका मई भी कंप्लीट होने वाला है। कहने का मतलब है आपका कि मार्च टू मार्च और उसके बाद अप्रैल और मई करीब 14-15 महीनों से लगातार देश में जो एजुकेशन की स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। लगातार बगैर पढ़े हुए बच्चे प्रमोट किए जा रहे हैं। कारण क्या है कि कोरोना महामारी ने चारों तरफ अपने जो पैर हैं वो फैला रखे हैं और जीवन के प्रति डर हर एक के अंदर होता है कि भैया ज़िंदा रहना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसका जो दूसरा परिणाम है वो बहुत ज़्यादा घातक हमारे सामने उभर करके आ रहा है। वो परिणाम आपका ये है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो बच्चों ने किताबों से अपना जो रिश्ता है वो ख़त्म कर दिया है। आप किसी भी भाषा की अगर बात करें अंग्रेज़ी और हिंदी, तो हिंदी तक लिखना जो है बच्चों को नहीं आ रहा। इतना बुरा उनका हाल हो गया क्योंकि किताबों पे वो हाथ लगाते नहीं। उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना रखा है कि ठीक है भाई प्रमोट होकर के नेक्स्ट क्लास में तो चले जाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस माइंडसेट को बदल दीजिए। क्योंकि आपके पास अगर सर्टिफिकेट होल्ड हो भी जाएंगे, आप अगर प्रमोट हो भी जाएंगे, आपको पास का अगर कागज़ एक मिल भी जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर हमारे पास उसके बराबर स्किल नहीं होगा। तो स्किल हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई लेकिन आप इंजीनियरिंग के स्किल को नहीं जानते तो बिल्कुल बेकार है। आपको ड्राइविंग का लाइसेंस किसी ने दे दिया लेकिन अगर आप ड्राइवरी नहीं जानते, गाड़ी चलाना नहीं जानते तो वो आपके लिए यूजलेस होगा। और साथियों, अगर किसी ने आपको शेफ़ या कुक का डिग्री या डिप्लोमा दे दिया और आपको खाना पकाना नहीं आता तो कहीं से भी आपके लिए हितकारी नहीं होगा। यानी ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेकार और बेबुनियाद हो जाएंगी। कारण क्या है कि हमारे पास उसके लिए स्किल नहीं है। फिर एक चीज़ जो मैंने और देखी जो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी और बड़ी परेशान कर रही है वो आपका ये है कि जब सरकार ने टिकटॉक और जो पबजी है इनके ऊपर बैन लगाया था तो ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ा मातम युवा पीढ़ी के अंदर पैदा हो गया है। यानी बच्चों को ये लगा अरे यार पबजी बंद करवा दिया, अरे यार टिकटॉक बंद करवा दिया। ऐसे लगा जैसे किसी ने उनसे यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो ले लिया हो। इतना बड़ी त्रासदी जैसे उनके साथ में हो गई हो। और अभी परसों ही जैसे ही सरकार ने 15 अप्रैल को ये कहा कि साहब हम जो है इस बार 10वीं के एग्ज़ाम रद्द कर रहे हैं, तो चूँकि मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, वो पढ़ने के लिए आते थे, तो मैंने ये देखा है कि उस दिन वो पार्टियां कर रहे हैं। यानी जगह जगह से पिज़्ज़ा मंगाया जा रहा है, बर्गर मंगाए जा रहे हैं, चाउमीन जो है बनाई जा रही है, मोमोज़ लाए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है और बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि भैया बहुत अच्छा हुआ यार एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गए। जब ये माइंडसेट हमारा बनेगा साथियों तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश के एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति मैं APJ अब्दुल कलाम साहब की अगर बात करूं तो उन्होंने NDA का एग्ज़ाम दिया था 12th होने के बाद। जब 12th क्लियर हो गई थी उनकी तो जो IMA है आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ वो 12th का एग्ज़ाम देने के लिए गए और जो SSB का जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर वो रिजेक्ट हो गए थे, फेल हो गए थे। तो जब वो वापस आ रहे थे वहाँ से तो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे कि यार ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे से मिस हो गई। तो वो ऋषिकेश के अंदर जो है उतर गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं वापस घर नहीं जाऊँगा। कहाँ? रामेश्वरम। तो तभी उन्हें एक व्यक्ति मिले वहाँ पे जो हिंदू संत थे जिनका नाम आपका शिवानंद जी था। तो जो स्वामी शिवानंद था उन्होंने APJ साहब को समझाया कि हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, इसलिए प्लीज़ आप ये जो विचार है अपने दिमाग से त्याग दें। बाद में वही व्यक्ति हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। जितने भी देश के सबसे बड़ी जो आपकी डिग्निटी होती है, बड़े बड़े जो सम्मान होते हैं, बड़े बड़े ऑनर होते हैं, वो सब उन्हें मिले, जिनमें से आपका भारत रत्न आपका शामिल है, पद्म भूषण आपका शामिल है और उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और आज जो हम न्यूक्लियर पावर हैं उनमें उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर उन्होंने भी ये सोच लिया होता उस दिन कि यार ये सब बिल्कुल बेकार है और जीवन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो आगे वो कुछ भी नहीं कर पाते।
तो मेरा कहने का भाव आपसे सिंपल सा ये है कि अगर आप किताबों से प्रैक्टिस हटा देंगे तो कोरोना साथियों ज़िंदगी भर तो रहेगा नहीं। ये तो है नहीं कि वो एक जो है फेविकोल की तरह हमसे चिपक करके रह जाएगा। उसने कभी ना कभी समाप्त होना है, एक दिन वो ख़त्म जरूर होगा। अगर भगवान राम का आशीर्वाद रहा, भगवान शंकर की कृपा रही, तो ज़रूर एक दिन समाप्त होगा, हमारे देश से भी और पूरे विश्व से भी। तो क्या हम समझ सकते हैं या क्या हम जान सकते हैं कि क्या तब हमारे पास में वो स्किल होगा, तब हमारे पास में क्या वो ज्ञान होगा? क्योंकि जो ज्ञान की समस्त चीज़ें हैं उनको हमने अपने दिलो दिमाग से हटा दिया है, उनको हमने अपने दिलो दिमाग से दूर कर दिया है। तो प्लीज़ मेरा आपसे आग्रह है कि आप लगातार अपनी किताबों से अटैच रहिए, किताबों को मत छोड़िए साथियों, क्योंकि कल कोरोना ख़त्म होगा, उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसके बाद जो दिक्कतें आपकी होंगी वो आपसे झेली नहीं जाएंगी। इस माइंडसेट को अपना दूर कीजिए, अपनी हार्ड वर्किंग को जारी रखिए। आप ये सोचिए एग्ज़ाम हो या ना हो, आप प्रमोट हो या ना हो, लेकिन इस बात को दिमाग में ज़रूर रखिए कि भैया चाहे कुछ भी हो, मैंने इस अभ्यास को नहीं छोड़ना। आप सचिन तेंदुलकर जो भारत के नामी गिरामी बैट्समैन थे और साथ में जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 10वीं से ऊपर की जो एजुकेशन है वो नहीं ले पाए वो, लेकिन उन्होंने एक तरफ अपने माइंड सेट को जो है रखा। वो क्या था आपका? वो था कि भैया मैंने बैट और बॉल इन दोनों का गेम जो है खेलना है। और इस कदर उन्होंने उसे खेला कि उनके जो गुरु हुआ करते थे अचरेकर, वो चारों तरफ बाउंड्री के इर्द गिर्द में अलग अलग प्रकार की झंडियाँ गाड़ देते थे और उसके बाद उन पे अठन्नियाँ होती थी या रुपया होता था। और उसके बाद तेंदुलकर जी से ये बोला जाता था कि भाई साहब आपने वहाँ पर शॉट मारना है जहाँ जहाँ वो फ्लैग्स लगे हुए हैं। और जिन जिन फ्लैग्स के ऊपर वो मारते थे बॉल को 44 मीटर दूर से, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके लिए उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी। तभी जा करके तो उनको क्रिकेट का भगवान भी बोला जाता है और तभी जा करके वो तेंदुलकर भी बने। मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी काम की प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपका साथियों जीवन अधूरा रह जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार कहते हैं उत्तर प्रदेश के किसी गांव में कोई मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर में एक पुजारी थे, क्योंकि हर मंदिर में पुजारी होते हैं। तो एक बार कहते हैं माँ दुर्गा उनके सपने में आई और जी कि यहाँ पर सूखा पड़ने वाला है, इसलिए आप सारे गांव वालों से ये कह दो कि भैया गांव खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पर अगर बारिश ही नहीं होगी, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी तो आमतौर पर लोग खेती बाड़ी कैसे कर पाएंगे, जो जानवर हैं वो कैसे ज़िंदा रह पाएंगे, मनुष्य कैसे ज़िंदा रह पाएगा। तो पंडित जी ने अगले दिन ये खबर जो है सारे लोगों को बता दी कि भैया गांव में सूखा पड़ेगा और वो सूखा 12 साल के बाद ख़त्म होगा। और ख़त्म भी पता कब होगा? जब भगवान शंकर जो है अपना शंख बजाएंगे। तो सारे लोग धीरे 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 करके गाँव छोड़ने लग गए। एक किसान जो है बड़े जिद्दी थे, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो गाँव में ही रहूँगा। बहुत समझाया गया उन्हें कि नहीं जी आप चले जाओ यहाँ से, आप प्लीज़ अपना जो है काम करो, यहाँ पर आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके जानवर मर जाएंगे, खेती नहीं हो पाएगी, सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। लेकिन उस किसान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, अपनी हट नहीं छोड़ी, वो लगातार वहीं पर रहा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 साल हो गए। 4 साल तक वो बंदा अपने खेतों में जुताई भी करता था, बुआई भी करता था, बीज भी बोता था और हमेशा इस कामना में बैठा रहता था कि भैया कभी क्या पता बरसात हो जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक दिन भगवान शंकर और पार्वती ने जब देखा उस किसान को तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है दुख हुआ कि यार बताओ ये बंदा पता नहीं क्यों इतनी मेहनत कर रहा है और इसको पता भी है कि यहाँ 12 साल के बाद ही बरसात होगी। तो अपना रूप बदल करके और उस किसान से मिलने के लिए आ गए। कहने लगे भैया पूरे गांव वाले चले गए, सारे लोगों ने गांव को छोड़ दिया, तुम क्यों हो यहाँ पे बैठे हुए, तुम क्या चाह रहे हो? कहने लगे जी कह रहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो सपने वाली बात उन्होंने बताई कि यहाँ पे 12 साल के बाद जो है बरसात होगी। तो कहने लगे जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ 12 साल के बाद बरसात होगी, लेकिन आप खुद सोचिए सर कि अगर मैं 12 साल तक हल नहीं चलाऊँगा, मैं बुआई नहीं करूँगा, मैं खेतों की जुताई नहीं करूँगा, मैं निराई गुड़ाई अगर इनके नहीं करूँगा, मैं इनमें जो है आमतौर पर बीज बोने का सिलसिला ख़त्म कर दूँगा, तो 12 साल बाद अगर बरसात हुई तो तब तक तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊँगा। कहने का मतलब आपका ये है कि मुझे 100% है कि 12 साल तक अगर मैं इस काम को न करूं तो मैं पूरी खेती बाड़ी भूल जाऊंगा। भगवान शंकर को अचानक ध्यान आया, कहने लगे गुरु अगर मैंने भी 12 साल तक शंख नहीं बजाया तो कहीं ऐसा तो नहीं हो मैं शंख बजाना ही भूल जाऊं। तो उन्होंने थैले में रखा हुआ अपना शंख निकाला और उसे जोर से बजा दिया और जैसे उन्होंने शंख बजाया वैसे वहाँ पर बरसात शुरू हो गई। तो भगवान शंकर को भी ये लगने लग गया कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है।
तो आप भी अगर अभ्यास छोड़ देंगे तो ये हालत कल आपके साथ में भी हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, आपसे प्रार्थना है और पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अपने बच्चों को किताबों से जोड़ करके रखिए, क्योंकि उन्होंने किताबें अगर डिस्कनेक्ट कर दी तो ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण कर लेगी, जैसे कि आजकल कोरोना फैला हुआ है। तो हम किस किस चीज़ से जूझेंगे। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बहुत हायर क्वालिफाइड लोग, वो भी नौकरी की तलाश में पिछले 1.5-2 साल से जो है भटक रहे हैं। कारण क्या है कि उनकी भी कहीं पर जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। कारण क्या है कि कोरोना ने करीब 11-12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब ऐसे में हम कामना करें कि हम पढ़े लिखे भी नहीं तो साथियों हम कैसा वर्ग तैयार करेंगे। एक ठेठ गंवार वर्ग तैयार कर लेंगे, एक जाहिल वर्ग तैयार कर देंगे, जिसे किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई आपके सामने, अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं एबिलिटी इज़ पुअर मैन्स वेल्थ, यानी गरीब आदमी के पास उसकी योग्यता ही उसका सबसे बड़ा धन है। और योग्यता कहाँ से प्राप्त होगी? बुक से प्राप्त होगी, ज्ञान से प्राप्त होगी। और एक्चुअली में जिस आदमी ने पढ़ा है, रियल में जिसने पढ़ा है, वास्तविकता में जिसने पढ़ा है, वो आदमी कभी साथियों भूखा नहीं रहा है। उसको बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां भी मिली हैं, उसका जीवन भी बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है और उसने समाज में, देश में, राज्य में, क्षेत्र में, प्रांत में अपने एक पर्टिकुलर गोल अपना सेट किया और उस गोल तक वो पहुंचा है और अपना बड़ा नाम और मान और सम्मान उसने कमाया है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ आज लगातार किताबों से जुड़े रहिए, इन्हें छोड़िए मत। जाते जाते दुष्यंत कुमार साहब ने एक कविता लिखी थी पूरी, उसकी 4 पंक्तियां मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि बन गई है पीर पर्वत वह पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मात्र हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन जो ये सूरत हाल है ये बदलनी चाहिए। अर्थात किताबों से नाता जोड़िए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम हो या ना हो, प्रमोट हो या ना हो, लेकिन जिस क्लास में आप हैं उसका पूरा सिलेबस आपके दिलो दिमाग के अंदर होना चाहिए, वो स्किल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कल कॉलेज में भी एडमिशन मिलेगा, हो सकता है अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं या जो भी आपका प्रोसेस जो सरकार करेगी वो अगर हो जाता है तो कॉलेज वाले भी तो एडमिशन साथियों परसेंटेज के आधार के ऊपर के बजाय आपका एंट्रेंस दे देंगे। और जब एंट्रेंस आपका वहाँ पर होगा तो तब आप क्या करेंगे? तब तो ये नॉलेज ही आपके काम आएगा ना। इसलिए प्लीज़ अपनी किताबों को जोड़ के रखिए। ये कोई भाषण नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी और अंदर से बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि इंटरनली मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। इसलिए हर्ट हूँ कि जब मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ तो बच्चों से अगर कुछ पूछा जाता है तो एक बच्चा मेरे से कह रहा है मैं तो ये चाह रहा हूँ कि 12वीं तक ऐसा ही हो जाए। अभी वो बच्चा 8th में आया है, कह रहा मैं चाहता हूँ 12वीं तक यही सिलसिला जारी रहे, कम से कम 12वीं पास का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा मुझे। तो जब ये माइंडसेट हमारा बन जाएगा तो हम जीवन के अंदर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ अपनी मानसिकता को बदलिए और लगातार अपनी स्टडी को जारी रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उसको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।